बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको खुश आमदीद कह रहा हूँ। मुनीज़े की तबीयत कोई नासाज है और हमारे साथ उसकी जगह रोहमा इरफान मलिक मौजूद हैं। ये मेरे साथ होस्ट करेंगी। आज हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद ही हैं। और सबसे पहले रोमा आपको खुश आमदीद कहते हुए थैंक यू सो मच। व्यूअर्स को भी हेलो कह दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू द व्यूअर्स ऑफ पब्लिक न्यूज़ एंड डे प्लस। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे सर। हाँ। मेरे ख्याल में रोजाना की तरह जो टॉप स्टोरीज होती हैं। गुड मॉर्निंग और आपको भी वेलकम करते हैं। रहू साहब आज चेहरे पे चेहरे बदलते जा रहे हैं सर, लेकिन क्या करें, मुनीज़े के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह उसको सेहत दे। और इस वक्त देखें रहू साहब तो सियासी गर्मियाँ जो हैं दोबारा उरूज पर है और इस वक्त हम देखते हैं कि खान साहब का पलड़ा दोबारा भारी हो रहा है। तो कैसे देखते हैं सर, इस्लामाबाद में हवा कैसी है, वहाँ सियासी हवा कैसे लाहौर चल की रही हवा है? भी इंतजार कर रही है इस्लामाबाद से क्या कुछ होता है, चूंकि बड़ी बड़ी खबरें इस्लामाबाद से ही आ रही हैं। कल आपने पीडीएम के देखो ना, आपने करवा दिया हंगामा। ये सब मुझे पता था हरमीत की साजिश है, कोई हरमीत ने शरारत कल का दिन बड़ा हैपनिंग था। हरमीत के होते हुए सर आज मानना पड़ेगा जरदारी सब पे भारी। हाँ, एक जरदारी सब पे भारी, बिल्कुल इसकी बात वैसे भी मकाफत अमल अगर आप देखें तो यही साजिश की थी मौलाना साहब ने जनाब काजी साहब के साथ, काजी हुसैन अहमद साहब के साथ, और आज उसी के साथ वही हुआ जो कुछ उसने माजी में बोया। हाँ, अभी तो देखो ये तो होना है। और सियासत में सब जायज़ है। सियासत में सब जायज़ है। अच्छा, अब आयशा चौधरी का ज़रा तारुफ करवाना, आपके साथ मौजूद है, एमपी हैं और बिल्कुल हमारे साथ स्टूडियो में हम है तो आयशा नवाज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लाहौर से स्पेशल हमारे लिए इधर इस्लामाबाद आई है, तो वेलकम मैडम जी, खुशामदीद आपको अपने मॉर्निंग शो में कहेंगे। अगर हम देखें पीडीएम एक बार फिर टूट फूट का शिकार हो गई है, क्या समझते हैं, थोड़े रिलैक्सेशन मिल गई आप लोगों को? देखिए, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई सरप्राइज़ हुआ है। टाइमिंग ज़रूर ऊपर नीचे हो सकती थी, बट दिस आई डोंट, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के लिए ये किसी भी लेवल पे एक सरप्राइज़ था, या इनफैक्ट पाकिस्तान की आवाम के लिए, मीडिया के लिए ये एंटिसिपेट तो हो ही रहा था। एक अननेचुरल किस्म की अलायंस थी जिसके अंदर इश्यूज़ जो थे वो आवाम के नहीं थे, अपने मुफादात के थे। तो जिसका मुफाद अलहदा हो जाएगा पीडीएम से, वो पीडीएम से अलहदा हो जाएगा। सो मेरा नहीं ख्याल ये आप लोगों के लिए, मेरे लिए, अवाम के लिए, किसी के लिए भी ये अलायंस का टूटना जो है वो एक सरप्राइज के तौर पे आना चाहिए। अच्छा आयशा, मतलब जिस हमारे मकसद से ये तो बात, लाहौर स्टूडियो में मौजूद है हमारी आयशा जी जी रोहू साहब, सलाम आपको। सबसे पहले बहुत अरसे से आपसे मुलाकात नहीं हुई, इंशाल्लाह ताला लाहौर में आप होंगी, आपको यहाँ भी दावत देंगे। आयशा, जिस मकसद के लिए हमने बात शुरू की थी यहाँ पे, वो ये है कि इतनी महंगाई के दौर में जिस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि जी सब सियासी पार्टियों को अपनी अपनी पड़ी हुई है महंगाई, आवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, उसमें एक 7.2 अरब रुपए के पैकेज का अनाउंस किया कल प्राइम मिनिस्टर ने। उसकी मंजूरी भी दे दी कि जो सब्सिडी की सूरत में दिया जाएगा रमज़ान के मौके के ऊपर। रमज़ान बाज़ार लगाने का ऐलान किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि 2018 के ज़माने की कीमतें जो हैं उसके ऊपर लोगों को चीज़ें मिलेंगी। चीनी बुज़दार साहब की गवर्नमेंट की तरफ से आया कि 60 रुपये किलो मिलेगी। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? इतना ज़्यादा प्राइसेस जब चढ़ जाती हैं, रमज़ान में इतना ऊपर चला जाता है, फिर ये मुमकिन कैसे होगा? आयशा, रहू साहब का सवाल उसी महंगाई के हवाले से कि महंगाई वैसे भी तो ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है, आप लोगों ने कबर ही तोड़ ली गरीब आदमी की, हम सब की। अब ये बताइएगा कि जो खान साहब ने ऐलान किया है 2018 के ऐन मुताबिक रमज़ान में पैकेज दिया जाएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, एक तो बिल्कुल ठीक बात है कि महंगाई पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि खान साहब को या उस्मान बज़दार साहब को या हमारी गवर्नमेंट को गरीब का ख्याल नहीं है, बल्कि शायद पाकिस्तान का ख्याल ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में करने की कोशिश की जा रही है, कर्ज़े उतारने की कोशिश की जा रही है, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, जिसका एक साइड इफ़ेक्ट आता है। इसी की एक कड़ी ये है कि रमज़ान बाज़ार जो है उसकी एक अथॉरिटी कायम की गई है जो कि पंजाब में रमज़ान के दौरान सस्ते बाज़ार लगाएंगे, और उस सस्ते बाज़ारों के अंदर आई थिंक ये एक तारीखी तौर पे जैसे कि रऊफ साहब ने कहा 7 अरब का पैकेज दिया गया है फॉर सब्सिडीज़, जिसके अंदर
बेसिक अशिया, आटा, चीनी, सब्जियां और कुछ इन चीज़ों को जिन कीमतों पे वो 2018 में आवाम के लिए अवेलेबल थी, उन्हीं के अंदर उनको अवेलेबल किया जाएगा। रमज़ान एक ऐसा मौका है जिसके अंदर जो है हम लोगों को सेलिब्रेट करते हैं, हम अपनी औकात से बढ़ के, अपनी जेब से बढ़ के लोगों से शेयर करना चाहते होते हैं। मुनाफा अपनी जगह और सब कुछ अपनी जगह, लेकिन इसके अंदर गरीब को तकलीफ़ ना हो और वो ये महीना सुकून से गुजार सके, उसके लिए इक़दाम ख़ास तौर पे लिया गया है। ठीक, आयशा मैं हमारे साथ को होस्ट हमारी रोमा, जी पूछें सवाल। आयशा से मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि हर हुकूमत की ख्वाहिश रही है हमेशा से कि रमज़ानुल मुबारक में आवाम को किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। सस्ते रमज़ान बाजार हर साल ही लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें सस्ती नहीं मिलती। इस दफ़ा क्या कोई स्पेशल इक़दाम किए जाएंगे? वही सवाल के दावे तो बहुत किए जाते हैं, फिर जब रमज़ान आता है तो फिर चीज़ें उसी तरह ही महंगे दामों मिलती है, इसको कंट्रोल जो है बड़ा मुश्किल होता है। क्या वजूहात है इसकी? देखिए, कंट्रोल के लिए एक प्रॉब्लम तो है। एक जनरली बहुत सारे मुल्कों के अंदर मुनाफा कम किया जाता है, और हमारे मुल्क के अंदर अक्सर दुकानदार जो हैं इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए कि लोगों ने ख़रीदना ही ख़रीदना है, मुनाफे को बढ़ा देते हैं। ये एक अपनी जगह पे इशू है, ये ओवरऑल सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये ओवरऑल एक सोसाइटी का इशू बन गया हमारे यहाँ। और उसकी वजह, आई एम सो सॉरी, बार बार कहा जाता है कि हमारी कौम है गंदी कौम है, बिल्कुल गंदी कौम नहीं है, लेकिन इनसिक्योर हैं हम अपनी अपनी जगहों पे। हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से इतने सालों में मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की हो, और मुख्तलिफ जगहों पे हमें लूटा ही जा रहा था। तो हमें ये आदत ही नहीं रही है कि वो गवर्नमेंट भी सिक्योरिटी दे सकती है। तो जब मौका मिलता है तो हम चाहते हैं कि हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए समेट लें। उसमें किसी हद तक उसको दुरुस्त करने का यही तरीका है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरियाज़ के अंदर प्राइस को मैनेज करे और इंश्योर करे कि गरीब को चीज़ें प्रॉपर्ली मिल रही हैं। इसी वास्ते रमज़ान बाज़ार की प्रॉपर अथॉरिटी डिक्लेयर की गई है और उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और यू विल बी एबल टू सी दैट कि रमज़ान के अंदर इन बाज़ारों के अंदर आप लोग जाइएगा ना, ज़रूर जाइएगा इन बाज़ारों में, और प्रोग्राम वहाँ से भी करिएगा कि हमने ये करने में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं। कि क्वालिटी को कैसे मेक श्योर किया जाएगा, क्वालिटी को कैसे मेक श्योर किया जाएगा, क्योंकि अक्सर चीजें सस्ती भी मिल रही होती है लेकिन क्वालिटी आप कैसे मेक श्योर करेंगे? अगर चीजें सस्ती हैं लेकिन क्वालिटी के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, क्वालिटी के ऊपर ऑब्वियसली इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, इसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, इन बाज़ारों के बार बार इनकी इंस्पेक्शंस की जाएंगी, डीसीज़ की जिम्मेदारी होंगी, एसीज़ की जिम्मेदारीज होंगी, पॉलिटिकल लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं अपने अपने इलाके के अंदर, ये सब काम हो रहे होंगे। बट एट द सेम टाइम देखें, कुछ चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है कि अच्छा, मैं यही पे थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा माज़रत के साथ। मैं ख़ुद रिपोर्टर हूँ, मैं जाता हूँ बाज़ारों में, मैंने ख़ुद चीज़ें मॉनिटर की हैं, चाहे सस्ता रमज़ान बाज़ार हो या अभी भी मैं चीज़ों पे फिरता रहता हूँ। मेरा काम यही है, मैंने इंतज़ामिया को नहीं देखा है। मैं देखते रहता हूँ, कोई मॉनिटरिंग के लिए कोई बंदा नहीं आता है। एक तो ये बताइए कि खान साहब को जो आगे चीज़ें लेके लोग पेश करते हैं कि भाई ये काम ग्राउंड पे हो रहा है, लेकिन रियलिटी उसके बरक्स है। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ होता था ना, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो उसके ब्यूरोक्रेट थे, वो उनको वो चीज़ें थमा देते थे जो ग्राउंड पे नहीं होते थे। तो इस चीज़ को कैसे आप मेक श्योर करेंगे, खान साहब को बताएंगे कि भाई आप अवाम की अदालत में भी आपने फिर दोबारा जाना है 2.5 साल के बाद, तो ये हालात बेहतर करने होंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है जी। ये ऐसे ही होता है कि ऑब्वियसली खान साहब खुद हर जगह तो नहीं पहुंच सकते और हम लोग उनकी जगह पे जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का एक सर्टन काम है और पॉलिटिकल लोगों का एक सर्टन काम है। बट जो अच्छी बात इस बार हुई है दैट इज़ के रमज़ान बाज़ारों के लिए प्रॉपर अथॉरिटी तश्कील दी गई है और ये एट रैंडम लोगों की जिम्मेदारियों में नहीं शामिल हुआ है, एडिशनल जिम्मेदारी नहीं है। जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है उनको ख़ास तौर के पे ये उस अथॉरिटी का हिस्सा बन रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों को ऑन द
लोकल लेवल इंगेज किया जा रहा है कि वो अपने अपने इलाके के बीच में इंश्योर करें। देखिए, जिस इलाके से मैं MPA हूँ या जिस इलाके से MNA है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके सस्ते बाजारों के अंदर क्वालिटी और प्राइस इंश्योर हो रही हो। प्रॉब्लम तब होती है जब स्टेक्स लोअर हो जाते हैं, जब पॉलिटिकल लोगों को उस हद तक इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, बिकॉज स्टेक वोट तो उन्होंने उस जगह से लेना है। सो इसलिए उनकी एंगेजमेंट चूंकि इस बार इंश्योर की जा रही है और ये अथॉरिटी कायम की जा रही है जिसके अंदर लोगों को रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल किया जा रहा है, ना कि ये सिर्फ किसी AC की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोहू साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। रोहू साहब क्या कहेंगे, मैडम की इन बातों से मुतमईन है आप? हाँ, नहीं, मतलब देखते हैं क्या होने जा रहा है। एक तो आज सिर्फ पंजाब की बात नहीं हो रही, ये जो बाजार है सस्ते बाजार, इसका अभी तक हमारे में जो ऐलान आया है वो पंजाब की हद तक है, लेकिन आगे चल के जैसे 7.2 अरब रुपए की सब्सिडी की बात हो रही है यूटिलिटी स्टोर्स पे, तो वो यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से भी देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में, आयशा अगर इसके बारे में बता सके कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये पैकेज जो है उनका कब तक, यानी सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स नहीं बल्कि सस्ते बाज़ारों का, क्या वो उनकी सूबाई हुकूमतों में छोड़ दिया जाएगा, उन इलाकों की, उन हिस्सों की, कि खैबर पख्तूनख्वा अपना करे, सिंध अपना करे, बलूचिस्तान अपना करे, और ये पंजाब को या एक मिसाल के तौर पे बना के पेश करें कि ये पंजाब की तरह वो भी ये कर रहे होंगे। रऊफ साहब, 7 अरब का जो पैकेज दिया गया है वो तो स्पेसिफिकली पंजाब ने दिया है, हमारे CM उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से दिया गया है। और उसमें से अगर आप उसको तफसील से देखें तो 3.5 अरब की सब्सिडी खास तौर पे सिर्फ आटे के लिए दी गई है। आटा जो है 10 किलो का आटे का थैला जो है ड्यूरिंग रमजान पंजाब के अंदर 300 रुपए का मिलेगा। अच्छा, और ये सब्सिडी खास तौर पे पंजाब के लिए पंजाब हुकूमत ने 7 अरब की दी है। सो जो बात आप जहां तक यूटिलिटी स्टोर्स की कर रहे हैं उसके बारे में मुझे तफसीलात मालूम नहीं है कि बाकी सिंध हुकूमत क्या कर रही है या बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर रही है, बट ये 7 अरब स्पेसिफिकली पंजाब हुकूमत ने पंजाब के बाजारों के लिए, सस्ते बाजारों के लिए सब्सिडी क्रिएट की है। और इसके अंदर बेसिक सब्सिडी 7 अशिया पे दी जाएगी, बेसिक कमोडिटीज जो नेसेसिटीज में कंसिडर होती हैं, जिसके अंदर आटा है, चीनी है, घी है, इस किस्म की अशिया पे दी जाएगी। सो आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू यू फॉर नेशनल लेवल कि सिंध क्या कर रहा है या बलूचिस्तान क्या कर रहा है, बट 7 अरब की सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने पंजाब के लिए दी है। आम जो खवातीन इस वक्त घर में देख रही हैं जी, उनके लिए जरा मतलब जैसे आटा आपने बता दिया, जी 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 रोहू साहब कंटिन्यू करें। बिल हाँ, वो 300 रुपए किलो मिलेगा। इसी तरह चीनी की बात हो रही है कि वो 60 रुपए मिलेगी। ये चीनों की कीमतें जो है ये आइंदा आने वाले दिनों में हम और भी तफसील से इसके बारे में बात करते चले जाएंगे। अभी मेरे ख्याल में एक ब्रेक पे हमें जाना है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे जी, ब्रेक के बाद दोबारा होते हैं हाजिर आपकी खिदमत में, और बड़ी मजेदार चीज़ें हमारे पास होंगी जिसमें हम बात करेंगे 2 ऐसे सरप्राइज गेस्ट से आपको मिलवाएंगे कि जिनको आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, हूबहू जिसके बारे में कहा जाता है ना, वो होंगे। तो लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पब्लिक। टिकटॉक का बुखार सर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बुखार सबके सरों से उतर चुका है। उतरेगा नहीं वैसे, थोड़े दिन दोबारा से आ जाएगा, आ जाएगा दोबारा से। ये मेरे ख्याल में बैन एक आर्जी बैन है, और ये उन लोगों के लिए एक नसीहत भी है, उन लोगों के लिए एक सबक भी है कि जो गैर अखलाकी मवाद डाल देते हैं, ऐसा मवाद डाल देते हैं कि जो मुआशरे को पसंद और फिर ना वो हो। उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो सही डगर पर चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसी 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शान भट्ट हैं, अली भट्ट हैं, दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। पता नहीं चलता शान कौन सा है, अली कौन सा है। ये अगर इनके एक के हाथ में ये ना हो तो मैं भी ना पहचान पाऊं। हाँ, ये मुझे पता चल गया कि शान के हाथ में ये है, अली हैं और लेफ्ट पर शान। हाँ, अगर ये दोनों थोड़ी देर बाद घूम के आ जाए ना ये पहन के, तो हम भी नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। रियल लाइफ में भी ऐसे ही है, लोगों ने यूं ही निशानियां रखी होती हैं कि इसके हाथ में ये रिंग है और इसके हाथ में ये ब्रेसलेट है। आपके पेरेंट्स आपको कैसे पहचान? पेरेंट्स तो पहचान लेते हैं, पेरेंट्स के कोई एक तो कोई निशानी होगी। आप ये देख लें कि जब मुझे मामा ने बताया कि जब आप पैदा हुए थे दोनों, तो उन्होंने भी हाथ के अंदर एक धागा बांधा हुआ था आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हम इतने आइडेंटिकल हैं फर्स्ट डे से ही कि
दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि क्योंकि फीडर एक को अच्छा, पिलाए दूसरे को दोबारा उसे ना पिला दें, तो वो कहती हैं ये प्रॉब्लम शुरू में बहुत थी। लेकिन मैंने यहाँ पर एक डिफरेंशिएट कहूंगी या क्या कर लूंगी, ये देखें इनके यहाँ पर मोल्स हैं इस हाँ साइड जी, पर फेस पे। और उनके नहीं है, लेकिन अली ये के भी- मोल है इनके नहीं है, ये तो ये लेकिन हमें बहुत सिर्फ भी- differentiate बहुत से हम करते हैं। देख रहे हैं ना। माइनर है ना, वो बहुत ज्यादा क्लोज बैठ के आप नोटिस करें, ठीक है, फिर आइडिया हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। अच्छा ये बताओ कि अब आप लोगों ने फिगर अपना एक जैसा बनाया हुआ है, आप लोगों ने अपनी जो सामत एक जैसी रखने के लिए बराबर के वेट उठाते हो, वेट लिफ्टिंग जब करते हो? सेम ट्रेनिंग, यानी कि बेसिकली हम साथ ही करते हैं दोनों, हम एक्सरसाइज साथ करते हैं। बॉडी मतलब बिल्डिंग इससे साथ कर रहे अगर हैं। 50 kg उठाया तो मैंने भी 50 kg उठाना। एक्सरसाइज सेम है ना, वेट का इतना इशू नहीं होता। जब अच्छा। सेम एक्सरसाइज कर रहे होते तो ऑलमोस्ट आपके सेम ही वेट्स, मैंने लूज की है, इसने गेन की है, ये थोड़ा लेकिन दोनों लग सेम रहे हैं। अब सेम है बिल्कुल। क्या वेट है दोनों का? 92। 92। हाँ जी, और दोनों पहले की मेरा हाथ पे भी है। 97 था, और मेरा मैं 88 92 पे था। आया हूँ और ये 88 से 92 है, पे। क्योंकि ठीक है। थोड़ा सा लॉकडाउन जो था उसके अंदर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था, मतलब लॉकडाउन के अंदर हम जा नहीं पाते थे, तो बॉडी ने बहुत गेन कर लिया था मेरी और इसकी भी। अब हम नॉर्मली दोबारा सेम है, आइडेंटिकल लोग तो आपने देखे होंगे, बहुत से लोगों की शक्लें मिलती हैं, लेकिन हमारा ये हमने अपने आप को मेंटेन भी रखा हुआ है बिल्कुल सेम। सही, मैं ये देख रही हूँ चेन्स भी सेम हाँ जी। हाँ जी, हर चीज़ सेम होती है, ठीक है। इवन आई साइड भी सेम है वीक। अच्छा हाँ, हम लोगों ने ये अल्लाह के बाय गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड तो नहीं कह सकते, लेकिन ये अल्लाह ये की अल्लाह तरफ की से तरफ से ही है है। कि सेम आई साइड मैं शान आपका नाम है ना, मैंने कहा मैं कंफ्यूज ना कर जाऊंगी। शान, कोई यूनिवर्सिटी लाइफ का या स्कूल लाइफ का कोई मजे का इंसिडेंट शेयर करें? स्कूल लाइफ का इस तरह था मैम कि हम लोगों के पहले फर्स्ट डे सेक्शन सेम थे, तो हमने एक कॉपी बनाई होती थी, अच्छा, तो टीचर ने बुलाया कि आप शान कॉपी चेक कराओ, मैंने वो कॉपी चेक करा दी। उसके बाद उन्होंने बोला अली कॉपी चेक कराओ, तो इसने वही कॉपी जाके दिखाई कि मैंने तो चेक करवा दी है। यूजुअली क्योंकि 50 की स्ट्रेंथ होती है तो टीचर्स को नहीं याद रहता कि ये वही कॉपी आ रही है, तो शी थॉट कि ये तो चेक करवा गया। वो मेरी मामा ने, क्योंकि वो पढ़ाती हैं हमें उस टाइम से, तो उन्होंने देखा कि कॉपी एक होती है, इन दोनों में कौन सा नालायक है, कौन थोड़ा सा वीक है। वो स्टूडेंट टीचर्स मीटिंग जो होती है उसमें गई, तो पेरेंट मीटिंग में टीचर ने कहा कि एक बच्चा वीक है, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता कि दोनों में से कौन वीक है। अच्छा वैसे था कौन? बस जी, मुझे याद भी नहीं है, मैं नहीं वीक था। ऐसी बातें याद ही नहीं रहती हैं। नहीं नहीं, हमेशा ये एक स्टूडेंट, दोनों में से ट्विंस में से एक का ये होता है, एक थोड़ा केयरलेस होता है और एक थोड़ा एफिशिएंट होता है, ये थोड़ा। हाँ जी, आप केयरलेस हाँ हैं। जी, बस। कभी ऐसे हुआ कि कोई काम गलत किया हो तो मार पड़ी हो, फिर दोबारा भी उसी को ही मार पड़ गई हो? ऐसा बड़ी दफा हुआ है, मतलब कि लेकिन मार हमेशा इससे ही पड़ी है। मार हमेशा मुझे पड़ी। एफिशिएंट भी वो है, मार भी नहीं। मार इसलिए क्योंकि अली साहब किसी से भी बाहर बहस कर रहा है या लड़ रहा है और बताया ही नहीं, मैं उधर ही चला गया, उन्होंने पकड़ के मारा और मैं उन्हें कहता रहा कि मैं वो नहीं हूँ। और उसके बाद जब सुलह भी की तो वो मेरे से कही जाने अली भाई माजरत, मैं कही यार मैं शान हूँ, वो अली है जिससे मसला था उससे क्लियर करो, मुझे सही। मार भी लिया है, अभी भी मेरे से कह रहे हो कि कोई बात नहीं आपने भी मारा था। हरमीत जी जी हरमीत हमारे साथ अच्छा, वैसे इस्लामाबाद रूफ साहब, स्टूडियो अगर से मैं मौजूद बात है। करूं, अगर आज मुनीजे होती तो मेरे ख्याल में पूरे स्टूडियो पे भट्टों का कब्जा होता और आज मुनीजे रऊफ नहीं साहब है। यही ब्रेक में लेकिन कह रहे शान थे। और अली से पूछना चाहूंगा कि बचपन में कौन ज्यादा शरारती था, अली या शान? अच्छा जी, शरारती कौन ज्यादा था, अली या शान? मतलब शरारती मैं हूँ। तुम शरारती हाँ। ज्यादा थे। अच्छा, वो किस तरह की शरारत होती थी? शरारती मतलब ये है कि दोनों के एटीट्यूड में ये डिफरेंस है, ये थोड़ा पोलाइट है, अच्छा मैं थोड़ा रूड नेचर उस तरह की। शरारती की सर सेंस ये थी कि हमारी दादी जान को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। आमीन। दादी आपको पता कितने लाड करती हैं, ये हमेशा उनसे दोनों के पैसे ले लेता था, उन्होंने पता नहीं लगा। ईदी दोनों की, इसकी भी ले लेनी दादी की अपनी। पहचान हाँ जी। कि वो यानी कि ग्रैंड मदर जो थी वो बेसिकली पहले मैंने ईदी ले ली है, थोड़ी देर बाद फिर जाके ले लिएगा मैं दूसरे वाला हूँ। अच्छा, दादी नहीं पहचान? नहीं, वो नहीं पहचाना। हमारे ताया जो है वो अपने दोस्तों से हमेशा कहते होते थे, मुझे बचपन की बात याद है कि जो इनमें से पहचान लेगा ना तो चैलेंज हो रहा होता था, तो वो कहते थे बाहर जाओ शर्ट चेंज करके आ जाओ। अच्छा कई दफे ऐसा हुआ कि बाहर निकले हैं तो दे थॉट कि ये शर्ट चेंज करेंगे, हम वैसे ही वापस चले गए। तो ताया अबू भी कंफ्यूज हो गए, वो कह रहे हैं ये वो नहीं है, ये मैंने कहा मैंने शर्ट बदली ही नहीं। वो भी लेकिन कह मैं अब आपको पहचान लूंगी। अच्छा, मैंने वैसे आपकी निशानियां दोनों की रख ली हैं। रूफ साहब, दोनों को देख के मुझे अपने गाँव का एक किस्सा याद आ रहा है। हाँ जी, जी जी, बताएं। हाँ जी हरमीत।
हाँ, मैंने कहा शान और अली को देख के ना मुझे अपने गांव का किस्सा याद आ रहा है। वो हमारे गांव में वैसे दो हम शक्ल थे, तो वो अक्सर शर्त लगाते थे लोगों के साथ। और एक भाई क्या किया, उसने शर्त लगाई कि 5 किलो का जो दूध है ना वही अकेले पीऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। अब उसने किलो पिया होगा, 2 किलो पिया होगा, अंदर कहता है मुझे 2 मिनट देना, मेरे घर तक जाना है, वापस आना है। दुकान उनके घर के पास थी, तो वो अंदर जाता, दूसरे को बुला लेता और वो दूध पी लेते, तो उस शर्त वो जीत जाते। तो अली और शान ने कभी ऐसा किया? ये बता रहे हैं ना, जैसे कि हमारे गांव में 2 आइडेंटिकल ट्विंस थे, एक जैसे थे। हाँ। तो शर्त लगाते थे 5 किलो या 10 किलो दूध पी जाऊंगा, तो आधा पी के कहता मैं घर तक होके आया, फिर बाकी का दूसरा पी लेता था। तो मतलब वो शर्त जीता थे। अभी लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी यूं ही कि जिम में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मेरा कोच जो है, जो कोच बना हुआ था दोस्त, वो ट्रेनिंग करवा रहा है और एग्जैक्ट कंसिस्टेंट वो वेट बढ़ाई जा रहा है। और मुझसे कह रहा हूँ 1 मिनट 1 सेकंड तू वेट बढ़ा, मैं दोबारा सेट लगाता हूँ। वो जितनी देर में वेट को और कर रहा है उतनी देर में ये स्वैप करके आई जा रहा है। अच्छा। तो वो परेशान है, वीडियो में ये दिखाया हुआ है कि वो परेशान है, ये कंसेप्टिवली लगाई कैसे जा रहा है। हुआ कि स्टार्ट में हम दोनों अलग अलग टाइम में करते थे, साथ नहीं करते थे। तो लोग सोचते थे कि कितने ज्यादा यार जिम को लेके क्रेजी हैं कि ये बंदा 2-2 टाइम आता है और ये थकता भी नहीं है, हमसे अच्छा, 1 घंटा नहीं उनको की पता ही नहीं होगा असल उन्हें में। पता ही नहीं था। असल में हमारे बिजनेस है, तो एक बंदा जिम जाता था तब, वो वापस आता था तो दूसरा चला जाता था। तो उनको ये आइडिया नहीं था, वो कहते थे कि 15 मिनट का रेस्ट लेके शर्ट बदल के वापस आ ये जाता है। सही बता रहा हूँ कि जिम की मेंबरशिप दोनों देते हैं या एक लेता है? नहीं, यूनिवर्सिटी टाइम में आई एम अ स्टूडेंट ऑफ यूसीपी। यूसीपी में जब जिम वगैरह और स्विमिंग सारा कुछ ओपन हुआ था, तो वहाँ उनकी मेंबरशिप बहुत एक्सपेंसिव थी। ठीक है। मैं स्टूडेंट भी था, तो तब हमने एक ने करवाई कुछ अर्सा, एक नहीं, यानी कि मेंबरशिप करवा ली। पूल में भी जा सकते हो, जिम में भी जा सकते हो, और उनको पता एंटरटेनमेंट नहीं लगा नहीं। यूनिवर्सिटी वालों को? हमने क्लासेस एक दूसरे के लिए दूसरे के लेते थे, कभी भी पता नहीं लगा। इवन कभी अपनी इस आइडेंटिकल होने का कोई नाजायज फायदा उठाया? नाजायज फायदा यही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अली ने मेरी क्लास ली, विड्रॉ हो जाते हैं, तो अली ने मेरी क्लास ली, टीचर को जाके बड़े अच्छे तरीके से बताया कि मैं उसका भाई हूँ, तो वो कहीं बिजी है। तो टीचर ने सीरियस लिया और उसने कहा नहीं मैं तो एब्सेंट मार्क करूँगा। इसने कहा मैं क्लास में बैठा हूँ, वो सामने कैमरा है, कोई प्रूव कर दे कि मैं शान नहीं हूँ। सही, जबरदस्त। तो बेचारों को लगानी पड़ी। मैं इससे पूछती कि आपने अब तक जुड़वा होने का जायज कौन सा फायदा? सारे तो नाजायज फायदे उन्होंने उठाए, कभी यूनिवर्सिटी में डबल गेम, कभी जिम में डबल गेम, तो गेम ही चल रही है। हरमीत पूछ रहे हैं कि आपने अपने आइडेंटिकल ट्विंस होने के सारे नाजायज फायदे उठाए हैं, कोई जायज फायदा भी उठाया है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। जायज फायदे भी जायज, बेसिकली इसमें क्या फायदा उठा सकते हैं? इजी लेना जायज फायदा ही है ना, एक तरह का। अपनी दादी से ये तो प्यार। बाद में अगर बता दिया कि पता तो सर ऐसे ही लग जाता ना, जब जिसकी जायज ईदी थी वो जाके कहता था तो उसे कहती थी कि जाओ जी दफा हो जाओ। तो मैंने कहना कि यही करके गया है, ये जो भी करके गया है। अच्छा जी, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत खुशियां दे, बहुत मुबारक आप ये रखे, ये जुड़वा होना। Thank you so much. एक दूसरे को हंसाते रहो, खेलते रहो, हंसते खेलते रहो। Thank you so much. हमें एक ब्रेक की तरफ टिकटॉक जाना है। दोबारा खुल जाए और आप लोगों की वीडियो और भी ज़्यादा कामयाब हुई, दुआ के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और सरप्राइज आपके लिए होगा, लेकिन इसके लिए एक ब्रेक के लिए आपको गुड इंतजार मॉर्निंग करना पड़ेगा। पब्लिक। तो इजाज़त दीजिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, यंग टैलेंट मौजूद है, सैयद बासित अली इनका नाम है और ये मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और ये 120 से ज़्यादा लोगों को अब तक मिमिक्री इनकी कर चुके हैं। ये कमाल है, मतलब ये देखो कि एक की नकल उतारना इतना मुश्किल होता है और यहाँ पे इतने लोग 120 लोग। तो स्टार्ट कैसे करोगे? सर स्टार्ट करते हैं, आपके ही मशहूर एंकर हैं जावेद चौधरी साहब। हाँ। वो स्टार्ट लेते जरा कैसे ले रहे हैं कहानी की सूरत में। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज से तकरीबन 70,000 करोड़ अरब खरब साल पहले ऑस्ट्रेलिया का एक शहर था जिसका नाम था गुजरांवाला। गुजरांवाला में एक कस्बा हुआ करता था जिसका नाम था वाशिंगटन डीसी। नाज़रीन, वाशिंगटन डीसी में फिर एक मोहल्ला था जिसका नाम था कीनिया। वहाँ एक बिल्ली रहा करती थी। नाज़रीन, उस बिल्ली की 400 टांगें, 500 आँखें, 600 नाक और 6000 दुम्बें थीं। नाज़रीन, वो बिल्ली की शादी एक दिन कुत्ते से हो गई। अच्छा। नाज़रीन, वो दोनों शहर में
जंगल में चले गए, जंगल में जाते गए, आगे जंगल खत्म हो गया, फिर कहानी भी खत्म हो गई। जावेद चौधरी साहब को ये जरूर देखना चाहिए। चौधरी साहब को दिखाया कभी जाके ये? सर उनका गेटअप मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा किया है मैंने, और मेरे ख्याल से उन्होंने देखा होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। अच्छा, सही। ठीक है। तो ये पहली दफा आपने मिमिक्री कहाँ से स्टार्ट लिया, कैसे पता लगा कि आपके अंदर ये एक टैलेंट है जो छुपा हुआ जरासीम है? पाए जाते हैं। जरासीम सर मैंने स्कूल लाइफ से स्टार्ट किया था, स्टेज पे टीचर्स की मिमिक से। चूंकि मेरे टीचर्स मुझे देखते थे, वो कहते थे तू किसी और फील्ड के लिए नहीं बना, तू मीडिया के लिए बना है, तू मिमिक कर, कॉमेडी कर, क्योंकि क्लास में शोर आवाजें, वो इस तरह की आवाजें मैं आपको सुना देता हूँ। आवाजें में देता रहता था, तो उन्होंने कहा आप पढ़ाई को जरा साथ करें लेकिन मीडिया में जाएं। ठीक है। तो फिर मेरे एक टीचर हैं ताहिर काश साहब, उन्होंने मुझे कहा, तो फिर मैंने मेहनत स्टार्ट की और मीडिया में। अच्छा, जल्दी से अब सेकंड किसकी होगी? सेकंड अब आपको मैं एंकर की सुना देता हूँ, सोहेल वड़ाइच साहब। सोहेल वड़ाइच ठीक, जबरदस्त। ख़वातीनो हज़रात, आज जिनके शो में मैं आया हूँ, ये मुद्दतों से शो कर रहे हैं और मैं इनसे सीखा हूँ। नास, आप मुझे ये बताएं, खूबसूरत बॉडी, खूबसूरत जिस्म, कितनी ख़वातीन ने प्रपोज किया? जबरदस्त हो गया। ये तुम्हारा लिए था हरमीर। ये आपका जवाब भी बनता है। कोई पॉलिटिशियन सुना दे यार। अब जी सर, मैं बड़ा आपको कमाल पॉलिटिशियन का आप सुनाता कर रहे हो, और आपको मैंने देखा भी है कई। जी थैंक यू। पॉलिटिशियन की फरमाइश स्टार्ट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब से। मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ, और अब मैं इंशाल्लाह बता रहा हूँ ये पीडीएम फ्लॉप हो गई है और अब पाकिस्तान के हालात बदलने वाले हैं। आप पूछें कैसे? इंशाल्लाह हर शख्स के जो अज़ा हैं वो मैं बेचूंगा, किडनियां बेचूंगा। किडनियां बहुत महंगी बिकती हैं, और माशाल्लाह पब्लिक न्यूज की किडनियां तो ज्यादा ही महंगी हैं। सर एक पॉलिटिशियन है साद रफीक साहब। साद रफीक साहब के ओ खुदारा तमीज करें, कोई ओश करें, फजूल बात ना करें। देखें पीडीएम बागी नहीं है, हम दोबारा इंशाल्लाह आएंगे और अगली हुकूमत हमारी है। इस टाइम जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं वो अपना जो है वो लंदन में एंजॉय कर रहे हैं, बड़े बड़े बार्स में एंजॉय कर रहे हैं। आप उनको बीमार समझ रहे हैं, वो बीमार नहीं है। दोबारा इंशाल्लाह मजबूत होके गाना गा के आएंगे, नायक नहीं कल नायक हूं मैं। शेख रशीद साहब की मिमिक्री करें। देखें जी, मैं आपको बताऊं कि मुझे दो ही चीजें पसंद हैं जी, एक लाल हवेली और दूसरा बिलावल जी। दूसरा लाल है। जबरदस्त। परवेज मुशर्रफ साहब मेरे जो फेवरेट हैं वो परवेज मुशर्रफ साहब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परवेज मुशर्रफ यार, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं जैसे हिंदुस्तान में उतरा था, अब मैं दोबारा इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैं ठीक हो चुका हूँ और अब तो मैं यंग भी हो चुका हूँ। मेरी उम्र लोगों की ज़्यादा होती जा रही है, मेरी कम होती जा रही है। मैं 70 से 40 पे आ गया हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह वापस आऊँगा और राउत साहब आपके साथ शो करूँगा। ये जो एक तो चले मिमिक्री आप अच्छा, कर रहे बासित, हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने एक शो में गए और बार बार आपने मिमिक्री किसी की आप डिमांड आई कि भाई आपने इसी की बार बार करनी है, तो वो जरा सुनाइए। मैं सर ज़्यादातर जिन शो में जाता हूँ, ज़्यादातर जो मुझे डिमांड्स आती हैं वो पॉलिटिशियंस की वजह आती हैं। मतलब जैसे आप देख सकते हैं ताहिरुल कादरी साहब की बहुत ज्यादा, बिलावल की अच्छा होगा, बिलावल की आती है। चलो बिलावल से स्टार्ट। बिलावल देखिए चाची, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बाबा कहते हैं पाकिस्तान खपे खपे खपे, और मैं कहता हूँ कि शेख रशीद खपे खपे खपे। जबरदस्त, अमेजिंग। अभी ताहिरुल कादरी भी बताने लगे हैं ये। ताहिरुल कादरी साहब जी, ये जो पाकिस्तान में पब्लिक न्यूज के गुड मॉर्निंग शो का निजाम है, ये निजाम ठीक कहते हैं। लोग कहते हैं मैं जलाल में आता हूँ, राउफ साहब में कार में आता हूँ। ये भी एक गॉड गिफ्टेड चीज है कि एक तो मिमिक्री करना और फिर साथ साथ वो जो स्क्रिप्टेड, हम स्क्रिप्ट ही कहेंगे उसको, वो बोल रहे इसके लिए हैं। तो ये ना कि मुसलसल पढ़ते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा सर चीज़ों को। मैं फिल्म भी ज्यादा हो चुका हूँ। अच्छा। क्योंकि मेहनत की है मैंने यहाँ पर माशाल्लाह 7 साल से टीवी शोज कर रहा हूँ, कॉमेडियंस के साथ भी, इस तरह भी। तो फिल्म दिल हूँ मैं। तो दूसरा मैं अब आपको इंडियंस भी दिखा, मतलब बासित डेली इंडियन से प्रैक्टिस तो नहीं करनी पड़ती ना वैसे, तो
बड़ा मुश्किल है वैसे, मुझे तो लगता है हर एक बंदे की सर आवाज़। मैंने शुरू में इतनी प्रैक्टिस की है, जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में होता था तो मतलब यूनिवर्सिटी में भी हॉस्टल लाइफ में भी रात को लड़कों कहते थे यार किसकी आवाज़ें आ रही, किसके रूम से आ रही है। वाकई अभी तो मैं आपने वो बहुत जो practice करता आवाज था। निकाली थी ना, मैं हैरान रह गई थी, वो मूवीज वाली, हॉरर मूवीज वाली आवाज थी। तो अभी वैसे बासित मौलाना साहब काफी वो आज हम देखते हैं सोशल मीडिया काफी मीम्स उससे हाँ। बनी है, आज उसके हवाले से उसकी थोड़ी सी कर लें मेमोरी की। देखिए मौलाना फजलुर रहमान 1973 के आइन के तनाजुर में मुझे कहते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कल एक स्पीच मैंने छोड़ दी, लोगों ने कहा ये इसके जलवे को क्या हो गया है। पहले तो मैं आपको बोलूँ यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में हो गया, मेरा ही जलवा जलवा। खैर मैं बात कर रहा था कल के जलसे की। जो मैंने स्पीच छोड़ के गया उसकी वजह यह नहीं कि मैं नाराज़ हूँ। कल मरियम नवाज हम दाल चावल सारे मिलके खा रहे थे, मेरी प्लेट से 2 चमचे उठा के खा गई। इस वजह से मेरा दिल ही नहीं किया स्पेस में। ओए मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे है, मेरी प्लेट मेरी मर्जी। अच्छा बासित, मुझे ये बताएं, ये तो हमने आपकी मिमिक्री सुन ली और मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ भाई। मुझे मैं आपका फैन हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है, इससे पहले आप पढ़ क्या चुके हैं या अभी भी पढ़ रहे हैं? मैंने पहले जो एफएससी में मेडिकल स्टार्ट करा था और अयूब मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहा था, लेकिन फिर जो है मीडिया का जो है मेरे टीचर्स ने कहा कि मीडिया में जाओ, तो फिर मैंने बीएस ऑनर्स मैथ्स कम्युनिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। सही। और अब आगे प्लान मेरा पॉलिटिक्स का है। अच्छा जबरदस्त। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनूं। अच्छा आपकी भी ख्वाहिश करो लोगों की। हाँ वहाँ बताया करूँ जो गलत करे। लोग कहें कि हमें खाने को नहीं मिल रहा, आपको अच्छा मेरी नकलें सुन लो पहले। नहीं सर, मैं असल में क्योंकि आप देखिए स्टोरीज भी कवर करता हूँ, हाँ तो मैंने जाके अपने हर इलाके में देखा। यहाँ पर मसला ये कि बाहर से पॉलिटिशियंस हमारे आ रहे हैं, बाहर जाके कहते हैं कि बाहर से सीख के आया है, हाँ। लेकिन अपने मुल्क अपने गली मोहल्ले से जो सीख के ऊपर आएगा मेरे ख्याल से वो ज्यादा समझेगा कि यहाँ छोटे छोटे मोहल्ले में क्या मसला है। ठीक है, तो अब ये बताओ, यानी सबसे पहले लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आपका ताल्लुक लीपा वैली के एक बहुत दूर उफ्तादा इलाके से है। जी जी सर, बिल्कुल कोई सिविलाइज इलाका नहीं है, नहीं, छोटा सा गांव होगा। गांव है बिल्कुल सर, लीपा वैली बॉर्डर है जहाँ पे मकबूजा कश्मीर और हमारा कश्मीर टच हो रहा है, और बिल्कुल जो है वो एंड पहाड़ों पे है। ठीक है। और जहाँ पे 12,000 एक जगह है, 12,000 फुट ऊपर है। हाँ। तो वहाँ पर तो अच्छा बासित, वैसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयारी करें, पहली स्पीच आवाम को कन्विंस करने के लिए क्या होगी आपकी? मेरी पहली स्पीच जो होगी वो होगी इस मुल्क में इंसाफ के निजाम पे। हाँ चलो जरा करके दिखाएं। ये अपने स्टाइल में ना, अपने स्टाइल में, किसी पॉलिटिशियन के स्टाइल में। हाँ अपने स्टाइल में जरा, पॉलिटिशियन में हूँ हैट वाला तो। अच्छा ये छोटी सी इस पे भी कमेंट जानना चाहूंगी, ये हैट के पीछे कोई लॉजिक क्या है? जी बिल्कुल लॉजिक ये है कि मैं जब स्टार्ट कर रहा था मैंने देखा एक शक्ल के एंकर्स हैं सारे, तो कुछ डिफरेंट शक्ल वाला होना चाहिए, हैट वाला। अच्छा तो ये इसलिए आपने हैट। चलें सर पहली स्पीच। मेरे पाकिस्तान के लोगों, इस मुल्क में जितने भी पॉलिटिशियन आते हैं आप देख लें कितनी पार्टी में, उनको बुरा नहीं कहूंगा क्योंकि अगर उनको बुरा कहता रहूंगा तो मेरे ख्याल में मैं उनमें ही लगा रहूंगा। मैंने करना है अब पाकिस्तान को चेंज खुद सबसे पहले, क्योंकि मैं हर इलाके पाकिस्तान के हर मोहल्ले में घूम चुका हूं। मैं देख रहा हूं यहाँ छोटे से छोटे को क्या प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ के पॉलिटिशियन मेरे ख्याल से कोई भी नहीं समझ रहा। वो क्या कहते हैं डॉलर्स ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पर महंगाई हो गई, इनको नहीं पता कि गरीब के साथ क्या मसला, किस गली किस मोहल्ले में क्या मसला हो रहा है। मैं अगर अब स्टोरीज कवर करता हूं, मैं देखता हूं कि यहाँ छोटी छोटी बच्चियों से रेप हो जाते हैं और पिट पिट के हम थक जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि बच्चे उठा के ले जाते हैं। यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं सर, इसके बारे में सबसे पहले इंसाफ के निजाम, जो पुलिस का सिस्टम है, कहते हैं जिस माशरे में इंसाफ का सिस्टम सबसे ज्यादा होगा मेरे ख्याल से वो माशरे के डॉलर भी ऊपर आएंगे, महंगाई भी, क्योंकि पुलिस हर अदारे। अच्छा एक सेकंड जरा रुक जाओ, ब्रेक ले ले, एक ब्रेक से वापस आएंगे फिर तुम हमारे वज़ीर खजाना है मेरे सर। बिल्कुल हो गया। जबरदस्त। तो एक चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरह, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ आमना मुफ्ती भी मौजूद होंगी, ये नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है। आपको एक फिल्म स्नाइडर कट जो है जस्टिस लीग का, वो भी हमने आपको ट्रेलर दिखाना है, लेकिन अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। रऊफ साहब, अब हम औरत के मकाम पर बात करना चाहेंगे। औरत का बड़ा ऊंचा मकाम है हमारे मज़हब में भी और कल्चर में भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो ड्रामाज हैं उसमें औरत का जो किरदार है वो बड़ा ही लो और ज़ीरो करके दिखा दिया गया है। ये हमारे साथ आमना मुफ्ती मौजूद होंगी। आमना मुफ्ती के साथ हम बात करेंगे। मशहूर ड्रामा राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं,
इस सेंस में कि नावल बहुत शानदार लिखे हैं, कॉलम लिखती हैं और बहुत कुछ करती हैं, सोशल कमेंट इनका चल रहा होता है, BBC के लिए लिखती हैं। इनसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि मतलब जो मकाम हमें नज़र आता है फिल्म में या ड्रामे में, क्या वही मकाम हमें मुआशरे में भी नज़र आता है औरत का, या वो मुख्तलिफ है? क्या पोर्ट्रेल उसी का है? साथ में हमारे साथ बातें तो मौजूद ही होंगे, इनसे भी साथ साथ गपशप लड़ती रहेगी, हमारी चलती रहेगी। आमना अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आमना, सबसे पहले तो ज़रा इसी पे चले जाएं कि वो मैं एक देख रहा था हिंदुस्तान की एक कैंपेन, जो अच्छी चीज़ है वो सीखनी चाहिए वहाँ से। उन्होंने कहा कि मकाम की क्या बात करें कि हम ऐसे लोग हैं कि जो आम रोज़मर्रा की बातचीत में नाराज़ किसी मर्द से होते हैं और गाली उसकी माँ या बहन को देते हैं। हमने इतना ज़्यादा मस्त करके रख दिया रिश्तों को, बातों को, कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमने क्या मकाम देना है। उनकी तो कैंपेन चलती हैं, हमारे इस तरह की कैंपेन नहीं है कि जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाए कि औरत भी उतनी ही ज़्यादा एक हकदार है इज़्ज़त की जितनी मर्द है। इस हवाले से कुछ कहेंगी? देखिए, माशरा हमारा अभी बहुत बेसिक माशरा है, क्योंकि उस तरह से आपको पता है कि बहुत सारे आइडियाज हमारे पास अभी इम्पोर्टेड हैं, हमारे अपने आइडियाज नहीं है, जिनमें से जैसे कि अभी आपने फरमाया कि इस्लाम ने और हमारे माशरे ने तो बहुत इज्जत दी हुई है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा माशरा है उसमें इज्जत नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है जो आपने भी फरमाया कि गाली माँ को, बहन को, वो सिर्फ किसी शख्स की नहीं, अगर आपको पलंग के पाए से भी ठोकर लगेगी तो आप उसको भी माँ और बहन की गाली देंगे। हाँ। तो ये एक कल्चर है हमारे यहाँ, इसकी कंपेन नहीं चल पाई। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि जब भी ऐसी कोई कंपेन या बात करने की कोशिश की गई या आवाज उठाई गई तो एक इतना स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर एक बैकलैश आता है, इतना स्ट्रॉन्ग बैकलैश आता है कि हम ये बात सिखा ही नहीं पाते हैं, हम सिर्फ डिफेंसिव होके रह जाते हैं। और अभी आप मौजूदा हालात में भी देख रहे होंगे कि औरत मार्च के ऊपर तो क्या क्या फतवे लग गए। तो इन हालात में हमारे यहाँ मैं नहीं समझती कि कोई तहरीक इस किस्म की चल सकती है जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को किसी तरह से कर्व कर सके फिलहाल। तो ये बताइए कि ये तो हो गया मतलब हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग जहाँ तक सोशल हवालों से है, इसी को अगर हम देख लें तो बहुत बड़ा एक बिगाड़ या सुधार पैदा करता है हमारा मीडिया। अगर जनरली मीडिया में देखा जाए, ड्रामे से हट के अगर देखा जाए, खबरों के मीडिया को देखा जाए, प्रिंट में देखा जाए, तो पोर्ट्रेल आपको कैसा नजर आता है औरत का जनरली? देखिए, औरत का पोर्ट्रेल तो अब उसको सीधी बात है कि मीडिया में असल में अरबाब निशात की जगह दे दी गई और अनफॉर्चुनेट जो नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी, पार्टिसिपेशन के बजाय हायरिंग होने लगी, जो एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। तो जब ऐसा होगा तो जाहिर है कि ऐसा ही नजर आएगा जो कि हमेशा से चलता चला आया। और दुख की बात यह है कि हायरिंग करने वालों में बहुत सारे ओनर्स भी खवातीन हैं और बहुत सारे पार्टिसिपेशन हैरत की बात है कि एज जिसे कहते हैं ओनर्स वो खवातीन की है, लेकिन पोर्ट्रेयल जो है वो खवातीन का उसी तरह हो रहा है जैसा कि नहीं होना चाहिए। हमारा आर्ट ड्रामे की सूरत में जो आर्ट दिखा रहा है वो औरत का एक रुख दिखा रहा है। ये एक रुख जरूर हो, उसकी पहली शख्सियत है हमारे माशरे में खवातीन की, ये उसकी पूरी अक्कासी नहीं करता। आपने मेरे ख्याल में फोन पे आ जाते हैं थोड़ी देर बाद। इतनी देर हमारे साथ बाकिर मौजूद हैं, बासित मौजूद हैं, बासित से हम बातचीत करते हैं। आमना को इतनी देर में फ़ोन पे ले लेंगे, आमना के साथ बातचीत हमारी जारी रहेगी। लेकिन बासित, अब ज़रा थोड़ा सा आपके फ्यूचर के प्लान्स के हवाले से हो जाए। तो जो आपका पहला काम होगा वो तो ये होगा, अगर आप पॉलिटिक्स में आते हो तो अपने इलाके को अपने अपलिफ्ट करना होगा, वहाँ से इलेक्शन लड़ोगे। अभी तो आपकी उम्र भी नहीं है, मेरे ख्याल में 20 बरस के हो आप अभी? नहीं सर, 25 के हो गए। तो फिर तैयारी शुरू कर दी है मैंने अपनी एज में, जब मैं लड़ूंगा इलेक्शन उसकी तैयारी शुरू कर दी है मैंने। अपने इलाके से लड़ूंगा, लिपा वैली से। अच्छा। और इंशाल्लाह के नेक्स्ट जो इलेक्शन, अभी नहीं, अभी तो इलेक्शन आ रहे हैं, नेक्स्ट में इंशाल्लाह अपना जो है वहाँ अब मैं खुद से काम कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं ये करने लगा हूँ कि क्योंकि मेरे चैनल है जो, उस पर लोग पूरी दुनिया से सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि बासित का YouTube चैनल है जो कि अच्छा खासा अर्न कर रहा है। अच्छा, और वो उसकी एक स्ट्रगल स्टोरी है पूरी। तो वो बताते हैं। ये मैं आपको बड़े मजे की बात, मैं उधर 2 एम्बुलेंसेज अभी जो ऐसी एम्बुलेंस, वहाँ आपको पता है कि कैसे, आप तो गए हुए हैं सर, आपको सारा पता है कैसे इलाके पथरीली रोड्स हैं, वहाँ पर मैं 4x4 2 एम्बुलेंसेज कर रहा हूँ।
अच्छा। और जिसमें वो मतलब मोबाइल एम्बुलेंसेज, अंदर ही मेडिसिन का निज़ाम है। ये आपने खुद डोनेट किया? जी, ये मैं खुद कर रहा हूँ आप। अच्छा। और उसके अलावा वहाँ के जो गरीब लोगों के लिए जो मंथली राशन का निज़ाम, वो मैं कर रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, जबरदस्त। मेरी उस पर वर्किंग चल रही है, यानी अभी वर्किंग चल रही है और ये इसको करोगे जल्द? विद इन मंथ इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ जी। और ये आपका हल्का कौन सा बनेगा? ये हल्का 7 है, आज़ाद कश्मीर का हल्का नंबर 7 है। अच्छा। लिपा वैली। तो पहला टारगेट ये होगा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन जाओ? मेरा पहला टारगेट बिल्कुल यही होगा, है ना? जबरदस्त। एम्स ऊंचे रखे हुए हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। सर ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान ये दो नहीं है। नहीं, मैं लिपा के कोने पे बैठा हूँ, मैं पाकिस्तानी। मुझे जितनी पाकिस्तान से मोहब्बत है ना सर, इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। जबरदस्त। अच्छा, बिल्कुल सर। तो जरा आमना हमारे साथ दोबारा मौजूद हो गई है। आमना, अस्सलाम वालेकुम दोबारा। आमना को शायद आवाज़ नहीं जा रही, आमना की आवाज़ हमें नहीं आ रही अभी भी। आमना के साथ दोबारा बात कर लेते हैं। अच्छा, वैसे रऊफ साहब बातें, अच्छा, तो आपने कहा आमना के साथ दोबारा बात पॉलिटिक्स को हमने कर दिया। नहीं, आमना से कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पे हमारी हमारा ख्वाहिश होगी कि राब्ता नहीं हो पा रहा। जब आपसे बात करेंगे, आप तो साथ साथ में के बारे में बता रहे थे। हमें। हाँ हरमीत जी 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 हरमीत, मैं बासित के लिए दुआ गो हूँ कि बासित जब प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो हमें कम से कम, अगर महंगाई होगी तो कम से कम 2-3 जोक मार के ना कम आवाम को रिलैक्स कर लेगा। लेकिन बासित अब ये बताइएगा कि ड्रामा बहुत ज्यादा अभी उस पर भी बात हो रही है, तो कोई ड्रामे का ऐसा कैरेक्टर जिसकी आप मेमिक्री करते हैं, थोड़ा सा कीजिएगा। कह रहे ड्रामे का कोई ऐसा किरदार जिसकी आप नकल करते हैं? इंडियन फिल्मों की भी अब बात सर, इंडियन एक्टर्स आपको मैं अभी सुना देता हूँ। शाहरुख खान। नैना 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 अम्मी जान कहती है कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये उसका पुराना नया वाला है। पुराना वाला, नैना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नैना नैना मैं तुमसे ही नहीं, मैं उस काजल से भी प्यार करता हूँ, मैं काजल से ही नहीं नैना, मैं और भी 3-4 से प्यार करता हूँ नैना, क्योंकि लोग मुझको शाहरुख खान कहते। सुनील शेट्टी। अंचले तुम मुझे भूल जाओ या नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं आने नहीं दूंगा, मैं घर चाहता हूँ मेरा बच्चा बोलता बाबा। सलमान खान। अरे सर कैसी हैं आप? आपका पब्लिक न्यूज पे जो शो है सर मुझे बहुत पसंद है सर, और 35% पाकिस्तानी भी आपका शो बहुत पसंद करते हैं सर। आपको तो सर सलमान खान भी सलूट। नाना पाटेकर। नाना पाटेकर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, साला एक बच्चा इंसान को जड़ा बना रहता है। अच्छा है। जॉनी लीवर। अरे बाबा, मेरे छोटे बच्चे कमाल करते हैं यार तू। जबरदस्त। मोटू पतलू कार्टून देखे आप? अच्छा, अब जरा यूट्यूब की कहानी पे आ जाए। ठीक है, यूट्यूब की स्ट्रगल स्टोरी ये है सर। टीवी चैनल्स मैंने कुछ अर्सा के लिए स्किप किया था, मोटरवे केस आया। नहीं, पहले कोरोना आया, मैंने कहा यूट्यूब पे आना चाहिए क्योंकि दुनिया वर्ल्ड ऑनलाइन हो रही है। तो पहली वीडियो मैंने बनाई कोरोना के मरीज की, वो 9 लाख पे गई। अच्छा। फर्स्ट वीडियो। फिर थोड़ा सा ब्रेक आ गया क्योंकि मैं कश्मीर चला गया, लाहौर बंद हो गया, खाने पीने के मसाइल, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बंद था, मैं बाहर से खाता था। फिर कश्मीर से वापस आया, मोटरवे केस आ गया सर। मोटरवे केस में तकरीबन 35 वीडियोस मैंने अपलोड की और सारी हिट टॉप ट्रेंड में जा रही थी मेरी वीडियो। उसके बाद मेरा चैनल बहुत रैंकिंग में आ गया था। ठीक है। फिर मैं स्टोरीज कवर करना, कि लोग खुद मुझे स्टोरीज भेजते हैं, पाकिस्तान के हर इलाके से भेजते हैं कि मेरी स्टोरी कवर करें, या हमारे साथ ये मसला हो गया, या मैं उनकी आवाज़ भी बनता हूँ और उनके टैलेंट को प्रमोट भी करता हूँ। तो आप किस तरह से, क्या फ्रीक्वेंसी आपकी वीडियोस की? रोज की बुनियाद पर? स्टोरी है मेरी, रोज अपलोड हो रही है, रोज। और मैं अकेला काम करता हूँ, ना कैमरामैन, ना एडिटर, ना कुछ, मैं खुद एडिटिंग करता हूँ। कितना टाइम लगता है वीडियो बनाने में, फिर उसके बाद एडिट करने में? वीडियो बनाने में जाने का टाइम लगता है, गाड़ी निकल जाओ वहाँ पे, शूट करके आऊँ, शूट करके आके मैं दस्ती उसको जो है एडिट करके रख लेता हूँ। फिर 2 मेरी टाइमिंग्स हैं, उन 2 टाइमिंग में मेरे दिन की 2 भी अपलोड करता हूँ और कभी 1 भी अपलोड करता हूँ। एक 11 बजे, एक 7 बजे, ये बेस्ट टाइम होते हैं यूट्यूब पे। सही। अच्छा, अब कमाल ये हो गया है कि अच्छा, मतलब जो यूट्यूबर हैं उनको आप यही कहेंगे कि जो टाइमिंग है यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने का, क्या टाइम आपने थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा? कितना टाइम कहता लगता है आपको करने के लिए ये सारा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जब आप करते हो? सर मैं पूरा दिन तकरीबन अपने इसी काम में लगा रहता हूँ। पूरा दिन लगा रहता हूँ स्टोरी, एक दिन में 2-3 कर लेता हूँ, फिर अपलोड में डिफरेंट टाइम्स पे कर लेता हूँ। नेक्स्ट डे जो मतलब चैनल कह रहा है कि अब अपलोड करो तो मैं कर देता हूँ। सही। तो ये आपका कोई आइडियल है अभी कि आप उसके लेवल तक पहुँचना चाहते हो? हर बंदे का कोई आइडियल होता है, उसको वो आइडियलाइज करता है। आपका कोई आइडियल है? मैं खुद हूँ। आप खुद हो? आइडियल खुद हो। जबरदस्त। इससे बढ़कर कॉन्फिडेंस क्या हो? क्या बात। मेरा दोस्त भी खुद हूँ, मेरा दुश्मन भी मैं खुद।
मेरा ख्याल से। ये लेकिन मैं सिर्फ अपना दुश्मन लफ्जी नहीं, बात मैं है अपना या दोस्त हूं। नहीं, हकीकत है। हकीकत। मैं आपको बताऊं, लिपा वेली मुझे 7 साल हो गए मीडिया में, और अगर मैंने कुछ मैं इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ कॉमेडी सर्कस के लिए, मैं ब्रिटिश गॉट टैलेंट के लिए सिलेक्ट हुआ, उसकी वजह ये है कि मैं अपना दोस्त हूँ। सबसे पहले कहते हैं ना सेल्फिश होना बड़ा बात, लेकिन सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, फिर सबसे। अच्छा, बस एक छोटी सी ब्रेक और ले लें। हाँ। ब्रेक पे हमें जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी बहुत कुछ होगा। एक छोटी सी ब्रेक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर पोएट्री भी लिखता हूँ। चलिए इस पर हम ब्रेक के बाद बात पोएट्री करते के बाद। हैं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और स्टूडियोज में हमारे साथ बासित अभी भी मौजूद हैं। इन्होंने हमारा इतना दिल लगाया कि हम इनको वापस जाने नहीं दे रहे। हाँ सच्ची सचमुच में? अच्छा जरा जी आफ्ताब इकबाल हो जाए थोड़ा सा। आफ्ताब इकबाल साहब। आफ्ताब इकबाल साहब। अच्छा जी, ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीनो हज़रात, आज जो मेरे शो में मेहमान मौजूद है, आफ्ताब साहब एक ही हो, मुँह दो भी फर्क है। अच्छा तुम उर्दू में बात करो, मैं तुम्हें हरगिज ये इजाजत नहीं देता कि तुम मेरे गेस्ट से बदतमीजी कर। ओके आफ्ताब साहब ठीक है। ये पीछे सखावत नाज किया। सखावत नाज। अच्छा, तो ऐसा है, फिल्म देखते हो तुम? फिल्म बहुत कम देखते हो। हम तुम्हें एक फिल्म दिखाने जा रहे हैं, एक ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं। ये फिल्म जल्दी रिलीज हो रही है। जैक स्नाइडर का कट है, यानी डायरेक्टर उसके जो हैं उन्होंने खास तौर पे इसको कट को किया है, फाइनल कट है ये। और ये उसका ट्रेलर है जो रिलीज होने जा रही है 18 मार्च को। तो जस्टिस लीग ये दिखा रही हो तुम? बिल्कुल, हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं और उन लोगों के लिए बड़े मजे की मूवी होने जा रही है जो सुपरमैन सीरीज को पसंद करते हैं। बिल्कुल। सुपरमैन का अल्टीमेट गोल क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको हम थोड़ी सी और भी बात करेंगे, लेकिन अभी चल के आप देखिए ट्रेलर इस फिल्म का। जस्टिस लीग स्नाइडर्स कट कैसा देखेंगे आप? बहुत अच्छा सर, अब मूवी भी दिखा दें। मूवी नहीं जाना यहाँ से, मूवी देख के ही जाऊंगा। नहीं, 18 मार्च तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। मूवी रिलीज हो रही है और जैसे मतलब आप देख सकते हो सुपरमैन सीरीज की फिल्म है। ये सारा मतलब वो हो गया ना कि एक सुपर नेचुरल दुनिया है। उस सुपर नेचुरल दुनिया में इंसान जिसकी ऐसी कुव्वतें हैं जो आम इंसान की नहीं होती, वो किस तरह से फिर मेटा ह्यूमंस को ढूंढता है, उनको तलाश करता है, दुनिया को खतरा है, उस दुनिया को बचाना है, सारी उसकी कहानी है। खैर हम तुम्हारी तरफ आ जाते हैं, तुम जो काम कर रहे हो वो भी सुपरमैन से कम नहीं है। सर थैंक यू, आपने कह दिया मैं हो गया सुपरमैन। आपके अल्फाज हैं, आप हमारे सर पुराने और माशल्लाह आपने आपसे सीखा है, सीखते हैं आपसे, और आप तो लेजेंड है। क्रिकेट वैसे पसंद है कि नहीं? PSL अभी कुछ अर्सा पहले हो रहा था क्या? हरमीत दोबारा बोल दो। क्रिकेटर की करा दे यार पाजी। क्रिकेट में इंटरेस्ट है क्रिकेटर के हवाले से बात कर रहा हूं। क्रिकेट में है सर, बिल्कुल है सर। हाँ, तो कोई किसी क्रिकेटर की मिमिक्री करके दिखाएं। इंजमामुल हक All the boys played really well with Johnson जी। अब्दुल रऊफ साहब, मैं आपके शो में अगर आया हूँ जी, आज परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। वेल दैट इज वेरी गुड एंड फैंटास्टिक एंड इट इज दे वी यू एंड गुड। यस, स्माइल एंड हंसिंग एंड गुड। और शाहिद अफरीदी। और देख ज़ेफी, जो चीजें करनी पड़ती हैं उसमें खेलना पड़ता है। मैंने हमेशा लेजेंड की तरह ऊपर से आगे खेला है। यूनुस खान, हाँ चुके गेम खेलनी होती है। इंजी ने मुझे कहा फ्रंट फुट पे आके छक्का मार, उसमें मैंने पूरी एक कोशिश की और पूरी प्रोसीजर से आके उसको मारा और इंजी ने मुझे लापट ठोका है। जबरदस्त। इसका मतलब है ये हर एक को देख रहे होते हैं, जिसकी भी कह रहे हैं करके मिमिक्री दिखा रहे हैं। मोटू पतलू आपने कार्टून्स देखे? मेरे घर पर देखा करें, इसलिए मैं क्यों देखा करूं? बच्चों ने देखे हुए हैं, उनको सुनाता हूं। मोटू पतलू कार्टून्स हमारे पाजी तुसी वेखेन? हरमीत आपने देखे हैं? देखना पैंदा। हाँ देख रहे हैं कह रहे हैं। हाँ मोटू पतलू। यार पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं बचती यार, समोसा लाओ यार पतलू। मोटू आगे देखो, मोटू कौन खड़ा है, मोटू भागा रहा है। उसमें एक सनी देओल टाइप की एक आवाज होती है, ठीक है, वो बॉक्सर, ओए मोटू पतलू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये ले। जबरदस्त, बहुत मेहरबानी, तुम्हारे आने का शुक्रिया। थैंक यू सर, आपका शुक्रिया सर। अभी A+ के नाजरीन हमारे जो हैं उनसे हम खुदाफिज कहेंगे। आपको आखिरी शेर सुना दूं, एक शेर सुना दूं जल्दी से। माँ के लिए शेर लिखा है, माँ से एंडिंग करते हैं। आपने औरत की बात की थी तो न जाने किस दुनिया में हूँ, न जाने किस दुनिया में हूँ, मैं उस दुनिया में हूँ या इस दुनिया में हूँ, फकत जिस भी दुनिया में हूँ वो उस दुनिया में।
थैंक यू, बहुत Thank you so much, जबरदस्त बासित। हमारी आमद के लिए तुम्हें दोबारा भी इंशाल्लाह दावत देंगे हम इतनी देर के लिए जितनी देर तुम अभी बैठे हो, खुशियाँ बखेरी हैं तुमने। A+ के नाजरीन को हम यहाँ पे खुदाफिज कहेंगे। हमारे साथ जो हमारे पब्लिक न्यूज़ के लोग हैं वो मौजूद रहेंगे, उनके लिए स्पेशल सेगमेंट हमारा एक पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो PDM का कल का हुआ है ये क्या हुआ और आइंदा लॉन्ग मार्च होगा भी कि नहीं होगा, या इस तमाम तर सिचुएशन कल का दिन क्योंकि बहुत हैपनिंग रहा है तो पीडीएम के लॉन्ग मार्च को भी डिस्कस करेंगे, और जो आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा मुतालबा कर दिया नून लीग से उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। थैंक यू।